गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वैसे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 1 चल रहा है और मौसम भी जो है बहुत ही सुहावना है। और इस मौसम में पढ़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। ये एकदम मौसम ऐसा है कि एकदम आप घूमते रहिए। सुबह का मौसम है, शाम का मौसम है, बिल्कुल घूमने लायक मौसम हो रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, इसमें फिर मैं आपको एक बार मजबूर करते हुए और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई को अपने जारी रखते हैं, ठीक ना। जो बच्चे पबजी खेल रहे हैं, थोड़ा पबजी को भूल जाइए और पढ़ाई कर लीजिए। पबजी जब टाइम मिलेगा खेल लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी होना चाहिए, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही रोचक टॉपिक है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है प्रकाश से रिलेटेड, जो कि हम लोग देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो घटना किस कारण हुई है, ठीक ना। तो उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका वर्णन हम आज करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम देखेंगे। पीछे हम लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया है पूरी तरह से। समतल दर्पण भी पढ़ लिया है, अवतल दर्पण भी पढ़ लिया है, उत्तल दर्पण भी पढ़ लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तो मेनली जो फोकस करना है, आप तो लाइट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या है, ठीक। आपको जो पढ़ना है इस बार अपवर्तन के बारे में पढ़ना है कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक। इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन जैसे ही डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, जो कि संभव है क्लास में कराना। इसके अलावा हम लोग कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, आखिर में अपवर्तन होता क्यों है, ठीक। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन की बात करने से पहले मैं आपको कुछ क्रियाकलाप दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आप सोचिएगा थोड़ा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो आपके बुक में भी एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिए गए हैं, आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी आपको कुछ क्रियाकलाप कर दिखा देता हूँ, ठीक ना। जैसे देखिए, ये आपका शीशे के ग्लास ले लीजिएगा। शीशे के ग्लास में आपको पानी ले लेना है, ठीक। ज़्यादा पानी, आधा गिलास पानी ले लीजिएगा। उसमें क्या करना, आपको पेंसिल या पेन जो भी होगा उसको उसमें डालना है, ठीक। पेंसिल को तिरछा करके देखिएगा तो पेंसिल आपकी हल्की मुड़ी हुई दिखाई देती है, दिखाई दे रही है। हाँ देख लो, पास लेकर आ जाते हैं। दिखाई दे रही है मुड़ी हुई, दिखाई दे रही है मुड़ी हुई ना। देखिए पेंसिल मैंने सीधा डाल, लेकिन फिर भी पेंसिल देखिए ध्यान से तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक ना। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो आपका पेंसिल है, थोड़ी जो ये पेन है, ये थोड़ा मोटा भी दिखाई दे रहा है, दिखाई मोटा। अब नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा मोटा। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, उसी पानी में यही पेन है, आपका क्या मोटा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी आपने घर पर एक और प्रैक्टिकल किया होगा कि बाल्टी में जब हम पानी भरते हैं और उसमें जो पेंदी जो होती है थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, आप गौर कीजिएगा इस बात को लेकर के, ठीक ना। इसका मैं प्रैक्टिकल आगे मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, प्रैक्टिकल करके कैसे होता है, उसका रीज़न भी देखेंगे कैसे घटनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे, दुकान पर जब जाते होंगे मिठाई की दुकान पर, तो वहाँ पर जो रसगुल्ले होते हैं उसको चाशनी में डुबो कर रखा जाता है। और जब रसगुल्ले चाशनी में डूबे हुए होते हैं तो वो भी वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो जितनी भी सारी घटनाएं होती हैं, ये सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती है, ठीक ना। सबका एक ही रीज़न है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। इसी वजह से सारी घटनाएं होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। देखिए, प्रकाश मालूम है कि वो हमेशा पारदर्शी माध्यम से पास करता है या पारदर्शी माध्यम से पास करता है। तो लेते हैं, चलिए मान लीजिए देखो तो ये ध्यान देते रहे, ठीक है। बिरनिया मत आवाज लगे जैसे ही बता दिया
बस फिर होनी ही रहा है, बस निकल जाए कदम। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसमें क्या होता है, मैंने एक डिवाइडर लिया, एक लाइन है, ठीक ना। इस लाइन के नीचे जो है मान लेते हैं, इसके नीचे चलिए पूरा ये मान लेते हैं, चलिए कांच का एक आयताकार स्लैब है। ये जो स्लैब हम लिए हैं ये कांच है, कांच है। इसके ऊपर क्या है, हवा है। तो यहाँ पे जो मैंने हवा ली, यहाँ पे जो कांच लिया, कांच से भी प्रकाश गुजर सकता है, हवा से भी प्रकाश क्या होता है, गुजर सकता है। और दोनों क्या अलग अलग माध्यम हुए, ठीक ना। अब जरा सोचिए, अब देखिएगा जब भी प्रकाश, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, तो होता क्या है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरण जब आएगी हवा से आएगी तो कांच है तो कांच से पास करेगी। जैसे ही ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं, ठीक ना। तो होता क्या है, प्रकाश की किरण क्या होती है, वह थोड़ी सी, देखिए अगर इसको सीधे पास कराइएगा तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, लेकिन होता क्या है, वह ऐसे निकलती है। देखिए हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली में, तो प्रकाश की किरण का जो पाथ था, जो रास्ता था, अपने रास्ते से थोड़ी सी विचलित हुई है। इसको जाना था सीधे, लेकिन थोड़ा सा इधर घूम गई। अब इसको नाम दिया जाए, ये हमारा क्या है, एन अभिलंब है, ठीक ना। इसको मान लेते हैं कि ए बी क्या है, आपतित किरण है। इसको मान लेते हैं सी, ये क्या है, अपवर्तित किरण। देखिए अब नाम बदलेगा, यहाँ पर जो चीज़ हम परावर्तन में पढ़े थे वहाँ से थोड़ा सा आपका टर्म यहाँ पे क्या होगा, बदल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन टर्म जो होंगे क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, ठीक ना। ध्यान रखिए, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाए, ये अविलंब है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ये अविलंब है। आइए अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से बी सी क्या है, अपवर्तित किरण। ध्यान रखेंगे, इस किरण का नाम क्या होगा, अब बदल जाएगा, अपवर्तित किरण अब यह कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, ठीक ना। और ये आपका इंसिडेंट है, जैसे पहले था उसी तरह से ये भी रहेगा। ये है अभी आपका इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। कोई दिक्कत, आपतित किरण समझ लिए, अपवर्तित किरण समझ लिए। यहाँ पर ये एन क्या है, आपका अविलंब हमने डाला है, अविलंब डाला है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था ये जो एंगल होता है, ये एंगल यानी कि जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले से ही हम जानते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये जो अभिलंब यहाँ पर है, यह जो कोण होगा, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच का जो यहाँ पर कोण बनता है, यह कोण कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आप समझ चुके हैं, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये भी आप समझ चुके हैं, ठीक ना। तो इसकी जो परिभाषा अपवर्तन की हम लिखेंगे, लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम यानी हवा जैसे में, दूसरा पारदर्शी माध्यम कांच में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है।
जैसे इसका रास्ता क्या था, ये था, लेकिन किधर, थोड़ी सी इधर अविलंब की तरफ मुड़ गई है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक ना। प्रकाश की मुड़ने की यह घटना ही अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से परिभाषा को नोट कर लीजिए कॉपी में अपने, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका पूछता है, रे डायग्राम अगर आपसे पूछेगा तो रे डायग्राम आप बनाकर दिखा सकते हैं। परिभाषा कभी भी लिखिए बोर्ड एग्जाम में तो रे डायग्राम दिखाने का अवश्य प्रयास कीजिए, ठीक ना। यहाँ से आपका ये थोड़ी सी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और नोट कर लेंगे यहाँ पर, हवा और कांच का तुलना करते हैं माध्यम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हवा जो होता है यह एक विरल माध्यम है, माध्यम में आपको मीडियम पढ़ाऊंगा, ठीक ना, थोड़ी देर बाद। कांच जो होता है हवा का अपेक्षा क्या होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक ना। सघन और विरल का आप देखेंगे अक्सर चर्चा होगा, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं रेयरर, मीडियम, और इसको बोलते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम, ठीक है। इसकी चर्चा और आगे चल के बाद में करेंगे, इतना आप कम से कम कंप्लीट रखेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इसको हम लोग आई से दिखाएंगे, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको परिभाषा लिखना होगा आपतन कोण का, अपवर्तन कोण का, दो ही चीज़ नया है, इसकी परिभाषा भी आप नोट कर लीजिएगा। आपतन कोण की परिभाषा क्या लिखिएगा, आपतन कोण क्या होता है तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट करा जाता हूँ। आपतन कोण क्या होता है, यह क्या है, अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, ठीक है। और ये जो होता है अपवर्तन कोण जो होता है ये क्या होता है, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं। अभी एक नोट देखेंगे हम यहाँ पर, अगर आपको प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम याद होगा तो वहाँ पर हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में पढ़े थे कि जो आपतन का कोण होता है वो परिवर्तन के कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, हमेशा इक्वल होता है किसी भी स्थिति में। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपतन का कोण होगा और जो अपवर्तन का कोण होगा ये कभी भी बराबर नहीं होता। यहाँ पर जो आपतन का कोण होता है और जो अपवर्तन का कोण होता है, सॉरी आपतन और जो अपवर्तन का कोण होता है हमेशा बराबर नहीं होता है, बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। थोड़ी सी गलती हुई है, गलती बोल दीजिएगा, रुक जाइए। आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा होगा नियम में कि जो प्रकाश में परावर्तन में जो आपतन कोण होता था वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक, हमेशा होता है किसी भी स्थिति में। लेकिन अपवर्तन में ये स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर अपवर्तन में क्या होता है, आप हमेशा देखेंगे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। याद रखें नोट करके, प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होता है ये कभी भी बराबर नहीं होता है, या तो बड़ा होगा एक दूसरे से या तो छोटा होगा, ठीक ना। इसकी स्थिति आप देखेंगे कभी ना कभी कोई बड़ा तो कभी कोई छोटा, यही होते रहता है, कभी लेकिन बराबर नहीं होगा। इस चीज़ को एकदम नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी पर। क्या नोट करना है कि आपतन कोण, नोट कर लीजिए, आपतन कोण प्रायः यानी हमेशा अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक ना। देखिए भाई, पबजी खेलने वाले कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो मैसेज कर रहा है सर की क्लास का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं,
ठीक ना, लेकिन लड़कियों का मैसेज आ रहा है, ठीक ना। तो पबजी खेल रहे हैं, तो इस तरह से पबजी खेलने में मग्न होइएगा तो आपकी पेटी बन जाएगी भाई। बहुत लोगों की पेटी इस पर बन चुकी है 10th क्लास में, और फिर अगले साल आपकी भी पेटी बन जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानिए और आप पढ़ाई कीजिए, गेम अपना चलता रहे, खेलते रहेगा, खेलिएगा ना गेम, पूरा उम्र पड़ा है गेम खेलने के लिए, ठीक ना। इससे भी अच्छे अच्छे गेम आएंगे। पबजी आया है, कोई और आएगा, ठीक ना, कोई और आएगा। अगर नहीं पबजी के चक्कर में पड़िएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको कोई जी कहकर भी पुकारने वाला नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति आ जाए। इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक ना। अब इसको मिटाते हैं और आगे कुछ और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो अपवर्तन का कारण देखने से पहले ज़रा कुछ चीज़ हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है, क्या हर जगह एक ही तरह होती है? क्या माध्यमों के अनुसार उसका चाल बदलता नहीं है? इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वायु में या निर्वात में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वायु में जो लाइट की स्पीड होती है और निर्वात में यानी शून्य में जो स्पीड होती है लाइट की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग सेम मान कर चलते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपका किस चीज़ में है? ये वायु में, निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरी बात, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी इसको आप कह सकते हैं। ये आपका कांच में प्रकाश की चाल है। और जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आप चाहें तो इसको भी मीटर में बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बदल लीजिएगा इसको मीटर में, ठीक। अब देखिए, ये जो प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग है, तो इससे क्या पता चलता है? एक चीज़ पता चल रहा है कि जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, और ये जो प्रकाश का चाल अलग अलग होता है अलग अलग माध्यमों में, यही आपका अपवर्तन का कारण भी है। प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक ना, यही आपका अपवर्तन का कारण है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो अब बात होता है अपवर्तन का। एक चीज क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिए पहले। स्पीड ऑफ लाइट की थोड़ी चर्चा कर लें, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक कहाँ पर होगी? सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात में होगा। उसके बाद कहाँ होगा? हवा में होगा। उसके बाद कांच में, सॉरी कांच में नहीं, जल में होगा। उसके बाद कांच में होगा। यानी कभी हो सकता है क्वेश्चन आपको क्रम से सजाने के दे दे, या ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ना कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है या प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, हवा में थोड़ी सी कम होती है निर्वात की अपेक्षा, उसके बाद जल में और कांच में आपका सबसे कम होता है। ये जितने भी आपको माध्यम होते हैं उनमें से यही 3-4 इंपॉर्टेंट माध्यम है जिसकी चर्चा हमने की है स्पीड ऑफ लाइट की, क्या क्या होता है। अब देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा कि प्रकाश क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो रहा था। तो अगर हम दो माध्यम लेते हैं कभी भी, मान लीजिए यहाँ पर हमने दो माध्यम लिया, एक ऊपर हवा है और नीचे क्या है? जल है। तो प्रकाश इधर से आया, ठीक ना, यहाँ पर मान लीजिए आपका अविलंब है, तो प्रकाश यहाँ से कितना मुड़ेगा, अपवर्तन कितना होगा, ठीक ना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा यहाँ पर, इसको देखना चाहते हैं। तो इसको ये जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि इन दोनों माध्यमों में कितने का डिफरेंस है, चाल का कितना अंतर आ रहा है, लाइट के चाल में कितना का अंतर आ रहा है, ठीक ना। तो इसके आधार पर अपवर्तन आपका काम करता है, कितना मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा ये डिपेंड करेगा। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाल को आप याद रखें, चाल किस में अधिक होगा किस में कम होगा, ठीक। चलिए अब कुछ नोट कर लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे प्रकाश जब एक माध्यम से
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना होती है। ठीक ना? क्यों, किस कारण होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो गति में जो परिवर्तन होता है माध्यम बदलते समय, उसी कारण अपवर्तन की घटना होती है। पहला नोट। दूसरा नोट, दो माध्यमों में प्रकाश के गतियों में जितनी अधिक भिन्नता यानी कि अंतर होगा, जितनी अधिक भिन्नता या अंतर होगा, अपवर्तन उतना ही अधिक होगा। यानी कि जो विचलन आपको दिखाई देता है वो आपका अधिक होगा। इसको आप पढ़िए, ठीक ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सघन माध्यम होता है, जो विरल माध्यम होता है, उसकी चर्चा करेंगे, कैसे काम करता है। वहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। वहाँ से मेनली आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ता है, अविलंब से दूर भागता है। या फिर जब प्रकाश विरल से सघन की तरफ जाता है तो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब से दूर हटेगा। तो इन दोनों प्रश्नों का रे डायग्राम भी कल देखेंगे, कल के वीडियो में। और क्यों होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।